बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम अगेन। चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ कर रहे हैं हम। इसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो हम किसी जगह पे पावर का भी जिक्र करेंगे वैसे, लेकिन चैप्टर का नाम जो बुक में लिखा है वो है वर्क एंड एनर्जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्क, और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो हम इस चैप्टर के इस लेक्चर में ये देखेंगे कि थोड़ा सा हम बेस बना लें, हम जो नेक्स्ट कमिंग आर्टिकल्स हैं उनको हम इजीली अटैम्प्ट कर पाएँ। ख़ास तौर पे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो है उसका फार्मूला डिराइव करना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस पोर्शन को, आज के पोर्शन को आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे और एमसीक्यूज़ के तौर पे समझिएगा। हम अभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं शुरू कर रहे, इंशाल्लाह कल जो है इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्क की डेफिनेशन से आगाज़ करते हैं। उससे भी पहले आप ज़रा मैट्रिक के अंदर वापस जाएं, तो आपने जो वर्क की डेफिनेशन वहाँ पे पढ़ी है या सीखी है उसको ज़रा जहन में दोहराएं, तो आपको याद पड़ेगा कि वर्क को डिफ़ाइन किया जाता था कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स, या अब खाली ऐसे ही बोल देते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन थोड़ा सा अगर आप डिटेल के साथ अब इस लेवल पे इसको देखेंगे तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से करते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, या फिर हम इसको यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विच इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ये जो दोनों डेफिनेशंस बताई हैं इनको पहले मैं लिख देता हूँ एक प्रॉपर फॉर्म में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि एक ही बात मैं कर रहा हूँ। क्योंकि जो ये जो वर्क है ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है उसके अंदर दो वेक्टर्स का जब स्केलर प्रोडक्ट लिया जाता है तो कोई एक वेक्टर लेकर दूसरे वेक्टर का जो है वो हम वो पार्ट लेते हैं जो पहले वाले की डायरेक्शन में होता है, या फिर आप फर्स्ट वेक्टर ले लेते हैं और दूसरे का वो पार्ट ले लेते हैं जो पहले वेक्टर के पैरेलल होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वर्क को भी इस तरह से डिफ़ाइन किया जाएगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ पहले वर्क की, फिर इसका यूनिट लिखते हैं, ठीक है, और फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, तो बच्चों अभी हम जो डिस्कशन करने लगे हैं वो सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है, इसको हरगिज़ ये ना समझिएगा कि आपको इसको याद क्या करना है और इसमें मतलब फिर उसको लिखना क्या है। ये जो मैं अभी डिस्कशन करने लगा हूँ ये याद करने के लिए नहीं है, ना ही लिखने के लिए है। जो लिखना होगा, याद करना होगा, वो आपको पता है बोर्ड के ऊपर जो लिखता हूँ टेक्स्ट की फॉर्म में या फार्मूला जो यूनिट वगैरह लिखता हूँ, सिर्फ आपने वही याद करने होते हैं। तो मैं वो आपको बता दूंगा कि जो आपने याद करना है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि देखें वर्क को इस तरह से क्यों डिफ़ाइन किया जाता है। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें देखें आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। लेट्स से कि हमारे पास कोई बॉडी है इस तरह से, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। लेट्स से ये अर्थ की सरफेस है और इसके ऊपर ये एक बॉडी पड़ी है। आप इस बॉडी को जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के खींच रहे हैं, लेकिन बॉडी जो मूव कर रही है वो इस डायरेक्शन में कर रही है। लेट्स से कि हम फोर्स के साथ अगर उसकी डायरेक्शन शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब देखा जाए कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है बॉडी उस डायरेक्शन में नहीं जा रही। बॉडी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, जो बॉडी की मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। वजह मतलब जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं बॉडी को तो उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी तो किसी और डायरेक्शन में जा रही है, तो वो किस वजह से जा रही है। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि डेफिनेटली इस फोर्स का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, जिसकी वजह से बॉडी इस तरफ मूव कर रही है। तो वो जो पार्ट या जो हिस्सा है, वो जो कंपोनेंट है उस फोर्स का, उसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये देखें फोर्स के हेड से सीधी लाइन ड्रॉ की, ये देखें फोर्स के हेड से सीधी लाइन ड्रॉ की, फिर आपने फोर्स की टेल से सीधी लाइन ड्रॉ की, और ये
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल बन रहा था वो थीटा था। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा एफ कॉस थीटा होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो एफ साइन थीटा होता है। तो मैंने ना फोर्स के दो कंपोनेंट बना दिए हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये देखें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना दोनों में, इस कंपोनेंट में और इस कंपोनेंट में, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला है। अब ज़रा देखें, हमें समझ आई है कि बॉडी इस तरफ किस वजह से जा रही थी। बॉडी इस तरफ इस एफ कॉस थीटा कंपोनेंट की तरफ वजह से जा रही थी। तो इसका मतलब जो फोर्स का कंपोनेंट वर्क करवा रहा है वो एफ कॉस थीटा है, क्योंकि बॉडी उसकी डायरेक्शन में जा रही है। एफ साइन थीटा भी फोर्स लग रही है बॉडी पे, लेकिन बॉडी उस तरफ जा नहीं रही, इसलिए जो वर्क हो रहा है वो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। तो ये हमें समझ आया कि बॉडी इस सिमत में इस कंपोनेंट की वजह से जा रही थी। अब आपने डेफिनेशन ऑफ वर्क जब करनी है तो देखिए लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ले लो, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब वो कंपोनेंट ले लो जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है। तो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है वो एफ कॉस थीटा है। तो इसलिए हमें जब वर्क को लिखना है इसका फार्मूला, तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला यूँ भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, फार्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। मैंने लिखा है जी फार्मूला है एफ कॉस थीटा इंटू डी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विच इज़ अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट। एफ कॉस थीटा वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है। तो ये इसका फार्मूला है। अच्छा, बाज़ दफ़ा अब आपने याद सिर्फ ये फार्मूला करना है, इस डायग्राम को बना दें तो ठीक है, एक्सप्लेन करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं हम, ना कि लॉन्ग को। तो अब इसके यूनिट की भी मैं बात करूँगा, लेकिन इससे पहले इसका फार्मूला यूँ भी लिखा जाता है। देखिए फार्मूला एफ कॉस थीटा डी लिखा जाएगा, या फिर एफ इंटू डी कॉस थीटा भी लिखा जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि वर्क एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी हम इसका एक और फार्मूला भी लिख रहे हैं। एक फार्मूला ये भी है एफ डॉट डी, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो ये तीनों फार्मूले हैं इसके, एफ कॉस थीटा डी लिख लें, एफ डी कॉस थीटा लिख लें, या एफ डॉट डी लिख लें, या डी डॉट एफ लिख लें, फ़र्क ज़रा भी नहीं पड़ना, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप कोई एक फार्मूला लिख सकते हैं जिस जगह मर्जी, लेकिन फिज़िकली इसका जो मतलब है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ ज़रूर है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, हमने पहले ये एक एग्जांपल ली है जिसमें हमने इस फार्मूले को एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमने फोर्स का वो कंपोनेंट लिया है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। डिस्प्लेसमेंट को पूरा लिया है, लेकिन फोर्स के दो हिस्से कर लिए थे, फोर्स का वो हिस्सा लिया जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। लेकिन इस दूसरे फार्मूले के अंदर हम फोर्स को पूरा लेंगे और डिस्प्लेसमेंट का वो पार्ट लेंगे जो फोर्स के पैरेलल है। तो ऐसी फिजिकल एग्जांपल हमारी रेगुलर लाइफ में देखें, लेट्स से कि हमारे पास ये एक इंक्लाइन सरफेस है, एक ऐसी सरफेस है ढाल सी बनी हुई है, इसको इंक्लाइन सरफेस बोलते हैं। आप ये पहले भी इंक्लाइन प्लेन के नाम से पढ़ के आ चुके हैं मैट्रिक में। तो लेट्स से कि हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन सरफेस है, और यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी पड़ी है जो इसके ऊपर रोल डाउन करती हुई नीचे आ रही है। अब देखें बॉडी किस सिमत में जा रही है, बॉडी तो जा रही है इस सिमत में अलॉन्ग द प्लेन। इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक है, ए से मूव करके वो बी पे आ गई, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो तो डाउनवर्ड है। फोर्स हमेशा इसके ऊपर जो लगेगी वो किस तरफ होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हम वर्क निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी इसका जो वेट है वो तो हमेशा हमेशा डाउनवर्ड रहना है। तो इसलिए ये देखें, मैंने इसका जो फोर्स है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर दिया और डिस्प्लेसमेंट को इधर शो कर दिया। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग द प्लेन है। ये इन दोनों के दरमियान में एंगल बन रहा है थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो अब देखें यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क का फार्मूला है, यहाँ पे तो फोर्स जो है वो पूरी लग रही है, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के अलॉन्ग नहीं है। अब तो हमें डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट बनाने हैं, वो पार्ट लेना है जो फोर्स के अलॉन्ग है। तो देखें, मैं यहाँ से फिर दोबारा एक हेड से सीधी लाइन ड्रा करता हूँ, ये आ गई एक लाइन, ठीक है, और दूसरी लाइन जो है इसकी टेल से ड्रा करता हूँ। तो ये इसके दो कंपोनेंट आ गए डिस्प्लेसमेंट के। ये देखें, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट हमेशा मैंने आपको बोला हुआ है डी साइन थीटा होता है, साइन थीटा कंपोनेंट होता है।
थीटा के साथ वाला कंपोनेंट जो है वो डी कॉस थीटा होता है। तो अब देखें, हमने फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी और डिस्प्लेसमेंट का भी वो पार्ट लिया है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डी साइन थीटा वो पार्ट है फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो बॉडी जो है उसमें हमने वर्क की डेफिनेशन को अप्लाई किया है। पहले हम इस फार्मूले को एक्सप्लेन कर रहे थे, अभी इस फार्मूले में इसमें हमने फोर्स तो पूरी ली है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वो पार्ट लिया है जो फोर्स के अलोंग है। यानी हम वो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं जो अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही थी। तो ऐसा प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, जिसमें हमेशा आपने करना क्या है, आपने हमेशा दो वेक्टर को पैरेलल डायरेक्शन में ही लेना है। अगर वो दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं हैं तो आप जो सेकंड वेक्टर है उसका वो पार्ट ले लें जो पहले के पैरेलल है, या पहले का वो पार्ट ले लें जो दूसरे के पैरेलल है। यानी मिसाल के तौर पे ये दो वेक्टर है हमारे पास, ये तो पहले ही पैरेलल है, तो दोनों को हम इक्वली कंसीडर कर लेंगे। जितनी फोर्स है जितना डिस्प्लेसमेंट है दोनों कंसीडर होगा। लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है तो ये एंगल दोनों के दरमियान में थीटा बन रहा है। तो अब आपके पास ऑप्शन है, बेशक डिस्प्लेसमेंट का वो पार्ट ले लें जो फोर्स के पैरेलल है, या फिर फोर्स का वो पार्ट ले लें जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। लेना हमेशा पैरेलल ही है आपने, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे भी ट्रांसलेशनल मोशन होती है तो हमेशा दो वेक्टर्स का पैरेलल इफेक्ट स्टडी किया जाता है, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं वही बॉडी की ट्रांसलेशनल मोशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ये जितनी भी मैंने डिस्कशन की है ये आपका सिर्फ ब्रेन खोलने के लिए, माइंड दिमाग खोलने के लिए है। नेक्स्ट आप मतलब ये चीज़ें जो है वो किताबों में देखेंगे तो आपको आसानी लगे। तो मतलब ये था कि दोनों फार्मूले जो हैं उनकी मतलब इक्वली वैलिड हैं। एफ डॉट डी का मतलब यही है, स्केलर प्रोडक्ट है। एफ डी कॉस थीटा लिख लें, चाहे इसको डी एफ कॉस थीटा लिख लें। ये सारी डिस्कशन हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर डॉट प्रोडक्ट में भी करके आ चुके हैं, लिहाजा ज़्यादा कंफ्यूज होने की, ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी मैं सारा रेज कर रहा हूँ, वाइप आउट कर रहा हूँ सवाए इन फार्मूलों के। तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। इनकी फ़िज़िकल पिक्चर भी मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आपके दिमाग में फंस जाए, ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद रहें। तो ये मैंने इसका फार्मूला लिखा, अब हम इसके यूनिट लिखते हैं। तो चूँकि वर्क एक एनर्जी है तो दुनिया की तमाम एनर्जीज़ जो हैं उनके यूनिट हमेशा जूल ही होते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या है, जूल है जी। तो 1 जूल को डिफ़ाइन करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स ऑफ वर्क, या फिर हम इससे पहले डायमेंशन का बड़ा वर्ड यूज़ होता है आमतौर पे, एमसीक्यूज़ वगैरह पूछे जाते हैं डायमेंशंस के। तो डायमेंशन ऑफ वर्क चलें देख लेते हैं। वर्क की हमने बेटे की है सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसका फार्मूला, फिर उसके यूनिट। अभी हम देख रहे हैं उसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन देखें, W बराबर आ जाएगा F इंटू डी इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा हमेशा डायमेंशन लेस है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। लिहाजा फोर्स के अगर आप देखते हैं यूनिट, फोर्स का फार्मूला जो है वो है ma इंटू डी। तो इसकी डायमेंशन कैपिटल m है। एक्सेलेरेशन की जो डायमेंशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसके यूनिट सॉरी। तो इसलिए मैं इसकी डायमेंशन लिख देता हूँ कैपिटल M। तो एक्सेलेरेशन का फार्मूला है, यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है कि ये लेंथ है और ये टाइम है। तो इसलिए आप इसकी जगह पे L लगा दें और इसकी जगह पे आप t स्क्वायर लगा दें। ये देखें, ये LT स्क्वायर बन जाएगा। और फिर दोबारा ये डिस्प्लेसमेंट है यानी लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन भी कैपिटल L आ जाएगी। तो ये तीनों की डायमेंशन मैंने लगा दी है। L से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ML स्क्वायर T-2। ये डायमेंशन आ जाएगी वर्क की। हम पहले चैप्टर 1 के अंदर भी इसको निकाल के आ चुके हैं। तो ये वर्क की अगर डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है तो आपने ये सारा लिख देना है, डेफिनेशन लिख देनी है, फार्मूले लिख देने हैं, यूनिट लिख देने हैं और उसकी डायमेंशन लिख देनी है। अब हम स्पेशल केसेस ऑफ वर्क की बात करते हैं, फिर हम ग्राफिकल मेथड ऑफ वर्क की बात करेंगे और फिर हम वेरिएबल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की बात करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ये स्पेशल केसेस भी आम तौर पे मतलब एमसीक्यूज वगैरह में ही पूछे जाते हैं। अगर आप कुछ डेफिनेशन का पार्ट बनाना चाहते हैं वर्क के अंदर तो आप लिख सकते हैं। तो स्पेशल केसेस ऑफ वर्क के अंदर बाज़ दफ़ा पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क या फिर ज़ीरो वर्क पूछ लिया जाता है। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब थीटा की वैल्यू जो है वो 0 या इक्वल टू 0 भी ठीक है, इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन 90 हो, यानी इस रेंज के अंदर हो। तो ये मैंने रेंज इसकी डिस्प्ले कर दी है कि व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फार्मूला हमने देखा था
अभी फार्मूला हमने इसका देखा है, वर्क का फार्मूला था W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा था। तो अगर इस एंगल थीटा की वैल्यू इस रेंज के अंदर है तो पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ इन दिस रेंज द वर्क इज़ सेड टू बी पॉजिटिव वर्क। मैं लिख देता हूँ जी बेटे। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लाइज इन रेंज, यानी थीटा इज़ लेस देन 90 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब इसी के अंदर आ जाएगा मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो cos 0 1 होता है, तो इसलिए वर्क डन मैक्सिमम होगा जब थीटा 0 होगा। तो वर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। अब देखिए ये रेगुलर लाइफ में हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम वर्क हो रहा है। एक गाड़ी है, रेस्ट पे खड़ी है, कार है, तो आप उसका एक्सेलेरेटर दबाते हैं तो वो मूव करना शुरू करती है। तो उस वक्त दोनों, उस गाड़ी के ऊपर लगने वाली दोनों फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है। फोर्स भी इसी तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो उस वक्त मैक्सिमम वर्क भी है और पॉजिटिव वर्क भी है, क्योंकि उस वक्त थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि व्हेन वी स्टार्ट ए कार, देन एट द time of its acceleration, when its speed is increasing, then at that time force and displacement are both in same direction, so at that state the work will be maximum। तो ये इसकी एग्जांपल है जी। हाँ जी, तो नेगेटिव वर्क कब होगा? when angle between force and displacement lies in range। So when angle between force and displacement lies in range, theta is greater than 90 but less than 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जो है जब इस रेंज के अंदर होगी 90 से अबव होगा, बट लेकिन इक्वल टू और लेस देन 180 होगी, तो फिर जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। तो मैंने इसकी एग्जांपल भी लिख दिया। व्हेन वी स्टॉप ए मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक, जब आप गाड़ी को रोकते हैं तो आप ब्रेकिंग फोर्स हमेशा अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। आपकी फ़ोर्स की ये डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो आप नोट कर सकते हैं कि दोनों के दरमियान में एंगल जो बन रहा है वो 180 डिग्री का था। पहले वही एंगल जो था वो 0 था, मैक्सिमम वर्क था, पॉजिटिव वर्क था। अब वही एंगल जो है 180 डिग्री है, तो cos 180 -1 होता है, इसलिए नेगेटिव वर्क होगा। अभी हम देखते हैं ज़ीरो वर्क। देखें, ज़ीरो वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दोबारा से फार्मूला लिखते हैं। W बराबर है F इंटू डी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखें, तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्क डिपेंड कर रहा है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और एंगल है। तो इन तीनों में से कोई एक भी 0 हो जाएगा तो वर्क 0 हो जाएगा। अब फोर्स 0 हो जाती है तो फिर भी वर्क 0 है। ऐसा कब होगा? जब फोर्स 0 होगी। ये मैं एंड पे डिस्कस करूँगा। पहले हम ये देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, यानी कोई आदमी है वो दीवार को धक्का लगा रहा है लेकिन फोर्स भी मौजूद है और एंगल जो है डेफिनेटली वो उसकी भी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। यानी आप इस तरह से दीवार को पुश किए जा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क 0 हो गया। एक एग्जांपल हमने ये दे दी। फिर हमारे पास एक एग्जांपल है कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, तो तब भी वर्क 0 होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बकेट है, ठीक है, वाटर बकेट है, हमने या कोई टोकरी है, हमने उसको इस तरह से उठाया हुआ है और ये फोर्स देखें अपर डायरेक्शन में लग रही है। लेट्स से कि आप उसको उठा के इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो अगर मूव कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री है। तो जब आप इस फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो W बराबर आ जाएगा F इंटू डी इंटू कॉस 90। कॉस 90 0 होता है तो सारा वर्क फिर 0 हो जाएगा। तो पहला वर्क था जब डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तब भी वर्क 0 हुआ। जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का हो गया तो वर्क तब भी 0 हो गया। और अब हम लास्ट एग्जांपल देते हैं जिसमें फोर्स की वैल्यू 0 हो। जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में मूव कर रही हो, डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है,
डायनामिक इक्विलिब्रियम से मुराद क्या है कि उसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रही हो वो ज़ीरो हो। मिसाल के तौर पे जब कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है, टर्मिनल वेलोसिटी से जब नीचे गिर रही होती है, तो जितना उसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा होता है, एयर की फ्रिक्शन फोर्स भी उतनी ही लग रही होती है, ठीक है, ड्रैग फोर्स उसे बोलते हैं। इस केस में वो बॉडी रेस्ट पे नहीं होती, वो मूव कर रही होती है। हम पीछे चैप्टर नंबर 2 के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, क्योंकि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है तो उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होती है। तो उस वक्त एफ़ की वैल्यू ज़ीरो होगी, एफ़ की वैल्यू ज़ीरो होगी, जिसकी वजह से वर्क ज़ीरो होगा। तो तीसरी एग्जांपल हमने क्या दी है कि व्हेन एनी ऑफ द बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड, एट दैट स्टेट द फोर्स विल बी ज़ीरो, सो वर्क डन विल बी ज़ीरो। तो ये तीनों एग्जांपल मैंने कोट कर दी हैं, ये ज़ीरो वर्क की एग्जांपल हैं। तो अभी हम बात करते हैं वर्क डन बाय ग्राफिकल वे। हम देखते हैं कि ग्राफ जो है उसकी हेल्प से वर्क को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। सो हम लास्ट पे हम बात कर रहे थे वर्क डन ज़ीरो की, जब फोर्स ज़ीरो थी। तो मैंने बोला था जब कोई मतलब को बॉडी मूव कर रही होती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं होता, ना ही एंगल थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होती है। तो फिर सिर्फ खाली फोर्स रह जाती है। याद रखिएगा, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका एक्सेलेरेशन ज़ीरो होता है। तो F इज इक्वल टू एम ए, यानी एक्सेलेरेशन हमेशा जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी मूव करती है तो एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा, तो फोर्स भी ज़ीरो होगी। तो फोर्स ज़ीरो होगी तो वर्क ज़ीरो होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे वर्क डन बाय इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ की हेल्प से अगर आप वर्क को एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे करेंगे। सो वर्क डन इन ग्राफिकल मेथड देखें। लेट्स से कि हमेशा ग्राफ जो बनाया जाता है वो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में बनाया जाता है। हमारे पास अगर एक क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लेते हैं, और दूसरी जो क्वांटिटी है वो फोर्स है, या फिर फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। अभी हमने इसके ऊपर डिटेल बात की है कि एफ कॉस थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वो फोर्स का कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। तो इसलिए हमारे पास लेट्स से कि एक बॉडी है जो एक स्ट्रेट रोड के ऊपर उसको मूव करवाया जा रहा है और कोई उसके अंदर फ्रिक्शन में वेरिएशन नहीं है, एक जैसी फ्रिक्शन है। तो आप उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाते चले जाएं, लेट्स से कि 10 न्यूटन की फोर्स लगाते चले जाएं, तो वो बॉडी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट वेरी करता जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है और आगे चलते 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 यहाँ पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज़ करके 10 मीटर या फिर 100 मीटर के बराबर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आपको फोर्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मुसलसल आप 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो वेरिएशन आती जा रही है वो खाली डिस्प्लेसमेंट के अंदर आ रही है, वो फोर्स के अंदर नहीं आ रही। इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा उसको अगर मैं डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ प्लॉट करूं, लेट्स से कि मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखता हूँ, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से कितनी लिखूँ, लेट्स से कि 20 लिख देते हैं, 20 लिख देता हूँ, फिर 40 लिख देता हूँ, फिर लिख देता हूँ मैं 60, फिर लिख देता हूँ 80 और फिर लिख देता हूँ मैं 100 मीटर। तो 100 मीटर तक वो बॉडी मूव कर रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया हुआ है, मीटर्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है हमने। और जो फोर्स है लेट्स से उसकी वैल्यू एक लिखता हूँ मैं 5 न्यूटन, फिर 10 न्यूटन और फिर 15 न्यूटन, ये 5 और ये फिर 10 और ये फिर 15 न्यूटन। तो ये फोर्स की वैल्यू जो है, यानी मतलब इस पूरे फैक्टर की वैल्यू है ना, ये एफ कॉस थीटा की, यानी कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट पहले 5 न्यूटन के बराबर है, फिर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट 10 न्यूटन के बराबर है, फिर वो 15 न्यूटन के बराबर है। तो इस साइड पे वाई एक्सिस के ऊपर हमने फोर्स ली हुई है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है। तो जो पहले मैंने एक फिगर बनाई थी जिसके में हमने बोला कि एक स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग बॉडी मूव कर रही है और उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है और उस फोर्स के अंदर वेरिएशन नहीं हो रही सवाए उसके डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर से बढ़ के उसका 100 मीटर हो जाता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर के बराबर हो गया। तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, डिफरेंट पॉइंट लेते हैं। देखें, सबसे पहले 0 जब उसका डिस्प्लेसमेंट था तब भी लेट्स से कि उसके ऊपर फोर्स हम लगा रहे थे, या 1 मीटर से शुरू कर लेते हैं, जैसे हमारे चले हम 20 से शुरू कर लेते हैं। जब उसका 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे डेफिट 1 मीटर से बढ़ के वो 20 मीटर पे गई, फिर
40 पे गई, फिर 60 पे गई, फिर 80 पे गई और फिर ये 100 पे पहुंच गई। तो 20 मीटर के ऊपर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर उसकी, क्योंकि ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे हमें फ़ोर्स की वैल्यू नहीं मालूम फ़र्ज़ किया, लेकिन 20 मीटर के ऊपर तो पता है कितनी फ़ोर्स लग रही है, क्योंकि फ़ोर्स की तो एक ही वैल्यू लग रही है, चेंज हो नहीं रही। तो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अगर आप फोर्स देखते हैं तो 20 के सामने और 10 के सामने ये पॉइंट आएगा। फिर आप 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो 40 मीटर के ऊपर भी यही पॉइंट आएगा, क्योंकि फोर्स के अंदर वेरिएशन तो आई नहीं, 10 न्यूटन ही लग रही है, तो 40 ये यहाँ पे 40 के सामने और 10 के सामने ये पॉइंट आ गया। फिर 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आपने देखा तो दोबारा 10 न्यूटन फोर्स लग रही, तो 60 के सामने और 10 के सामने फिर दोबारा यही पॉइंट आ गया। और फिर 80 मीटर के ऊपर जब गई बॉडी तो उस वक्त भी 10 न्यूटन ही फोर्स लग रही थी, तो आपने 80 के सामने और 10 के सामने ये स्पॉट लगा दिया। फिर 100 मीटर जब उसने डिस्प्लेसमेंट मूव कर लिया तो 100 के सामने और 10 के सामने ये स्पॉट लगा दिया। तो ये देखें हमारे पास ये एक लाइन आ जाएगी, अगर आप लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दें तो ये देखें हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आ गया। अब देखें ज़रा, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, पता चल रहा है कि इसमें फ़ोर्स कांस्टेंट है। तो जब फोर्स कांस्टेंट होगी तो फोर्स के अंदर, क्यों फोर्स हमने चूँकि वाई एक्सिस के लॉन्ग ली हुई है तो कोई वेरिएशन नहीं आई वाई एक्सिस के लॉन्ग में, खाली वेरिएशन जो आई है वो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग आई है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई है। तो ग्राफ को देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ग्राफ एक कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ है। तो ये है वर्क डन इन ग्राफिकल मेथड फॉर कांस्टेंट फोर्स। हमने जो अभी फ़िलहाल ग्राफ बनाया है ये किसका है, एक कांस्टेंट फोर्स का है। अब आपने जो चीज़ सीखनी है वो सिर्फ यही सीखनी है इसके अंदर, जब आपको बोला जाए कि कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ कैसा होता है तो आपने ये ग्राफ बना देना है। बाकी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखें हम बात कर रहे हैं, हम एरिया ऑफ द ग्राफ निकालते हैं। एरिया बिलो द फोर्स, ये जो कर्व है ना, ये जो लाइन मैंने खींची थी इसको ग्राफ बोलते हैं। ये किसका ग्राफ है, या इसको कर्व बोलेंगे, कर्व बिटवीन एफ एंड डी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में ये जो कर्व आया है, बाज़ दफ़ा क्योंकि हम यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है, हमें कर्व तो बोलना नहीं चाहिए, तो आप ग्राफ का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। सो ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया बिलो दी एफ डी कर्व कह लें या फिर ग्राफ कह लें। एफ डी ग्राफ, ये एफ डी ग्राफ था, इसको कर्व बोल दें। मैंने बोला ग्राफ ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन ज़्यादातर लफ्ज़ असल में कर्व यूज़ होता है। जब ग्राफ वेरिएबल फोर्स का आएगा तो कर्व बनेगा। अभी फ़िलहाल वो स्ट्रेट लाइन है इसलिए हमने उसको ग्राफ बोल दिया। सो एरिया बिलो द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वो अगर आप फाइंड करते हैं तो ये देखें, ये एरिया यहाँ तक बन रहा था ना, तो ये इसके बिलो का एरिया है, ये इससे बिलो एरिया है, ये है एरिया बिलो द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये सारा एरिया जो है ये इसके बिलो आ रहा है। तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है। इस रेक्टेंगल में अगर देखें तो इस रेक्टेंगल की यहाँ से यहाँ तक ये विड्थ है एफ कॉस थीटा। एरिया बिलो द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो किसके बराबर आएगा, लेंथ इनटू विड्थ के, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ जो है वो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये लेट से डी के बराबर है। ये लेंथ किसके बराबर है, डी के, और इसकी जो विड्थ है वो किसके बराबर है, एफ कॉस थीटा के। तो डी इंटू एफ कॉस थीटा मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ आपको, हमने पीछे पढ़ा है। एफ डी कॉस थीटा भी फार्मूला वर्क का ही है और डी एफ कॉस थीटा भी फार्मूला वर्क का ही है, तो वो किसके बराबर आ गया है, वर्क के। तो अब आपने ये चीज़ जो है ये याद रखनी है, जो मेन चीज़ है। एक तो ग्राफ की शेप देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। दूसरा आपने जो याद रखने वाला पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एरिया बिलो द, तो बच्चों जो मेन चीज़ हमने यहाँ पे सीखी है ना वो क्या है कि एरिया बिलो द, ये आपने याद रखना है बस, एरिया बिलो द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन, वो वर्क डन के बराबर आता है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। हाँ जी, अभी हमने देखा था वर्क डन इन ग्राफिकल मेथड बाय कांस्टेंट फोर्स, अभी हम देख रहे हैं बाय वेरिएबल फोर्स। तो इसके लिए देखें, वर्क का फार्मूला हमारे पास हमेशा एफ डी कॉस थीटा ही रहना है, चाहे फोर्स कांस्टेंट है चाहे फोर्स वेरिएबल है। लेकिन हमने सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है। वर्क को कैलकुलेट करने का अपना जो ट्रिक है
वो हमने चेंज करना है, अपनी टेक्निक जो है वो चेंज करनी है बस। तो देखिए मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए मेरे पास एक ऐसा रोड है जिसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो चेंज होती जा रही है। उसमें देखें स्मूथ रोड नहीं है, ऊंच नीच है, किसी जगह पे रोड जो है वो उसमें चढ़ाई है और किसी जगह पे उसकी उतराई है। इस अंदाज के अंदर जो है ना, ये हमारे पास एक पाथ है, पॉइंट ए से शुरू हुआ है वो पाथ और बी तक वो गया है। तो पॉइंट ए से बी तक लेट्स से कि हमारे पास एक गाड़ी है छोटी सी, चलो मतलब कोई कार है फ़र्ज़ किया, तो वो मूव कर रही है इस अंदाज से, ठीक है। तो वो यहाँ से मूव करती है और यहाँ तक बी तक पहुँचती है। तो ए से बी तक जो लेंथ ऑफ द पाथ है वो लेट्स से कि हमारे पास 10 किलोमीटर के बराबर है। अब लेट्स से कि मैं ए से बी तक आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो ए से बी तक है वो लेट्स से कि 8 किलोमीटर के बराबर है। और पोजीशन ए के ऊपर जो फोर्स लग रही है, बॉडी जो फोर्स लगा रही है, वो फोर्स जो है वो 10 न्यूटन के बराबर है फ़र्ज़ किया। तो अब आप कहते हैं जी हमें वर्क का फार्मूला पता है, चुप करके ये फार्मूला लगाते हैं, W = F × D × cos थीटा। यहाँ पे थीटा फ़र्ज़ किया 30 डिग्री आता है तो वो cos 30 आप पुट करते हैं। आप कहते हैं सर जी ये देखें हमने वो कर लिया है, निकाल लिया वर्क। कैसे? फोर्स की वैल्यू 10 आ गई, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 8 आ गई। 8 को चलो आप उसमें कन्वर्ट कर लें मीटर्स में, तो 8000 मीटर आ गया। और थीटा की वैल्यू cos 30 लगा दिया, cos 30 1/2 होता है। तो आपने ये इससे 5 को कैंसिल करके 8 5 × 40 और ये साथ 1 2 3, ये देखें जी इतने जूल वर्क हो गया जी। ले सर आंसर आ गया। ये क्या आंसर ये ठीक होगा? 40,000 जूल के बराबर वर्क आपने फाइंड आउट किया है। क्या ये आंसर ठीक है? बिल्कुल गलत है। वजह क्या है कि फोर्स आपने 10 न्यूटन एक ही फोर्स लगा के उसका वर्क निकाल दिया है, जबकि फोर्स तो हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग लग रही है। तो ये कैसे आप पूरे पाथ के लिए एक ही फोर्स लगा के तो उसका वर्क निकाल देंगे? तो इसलिए फिर हम थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी, थोड़ी सी अपनी टेक्निक बदलेंगे कि जब इस तरह का मामला हो जाए, यहाँ पे फोर्स हर पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ लग रही हो, वेरिएबल लग रही हो, तो आप एक ही फोर्स के साथ पूरे पाथ का वर्क नहीं निकालेंगे, वो बिल्कुल गलत होगा। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि हम इस पूरे पाथ के छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा बना दिया, यहाँ से यहाँ तक एक, इस तरह से डिफरेंट देखें पाथ बना दें इसके। और हर पाथ के लिए अब आलमोस्ट जो है वो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी। आलमोस्ट हर पाथ के लिए जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट है जी। हाँ जी, तो ये देखें मैंने डिफरेंट पाथ बना दिए, पूरे जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थी उसको नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक फोर्स जो है उसकी वैल्यू लेट्स से के बराबर आती है किसके? 8 न्यूटन के। 8 के यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है वो बढ़ के 10 न्यूटन हो जाती है। फिर यहाँ से यहाँ तक कम होगी ना, क्योंकि बॉडी अब नीचे आ रही है। लेट्स से के फोर्स की वैल्यू 10 की बजाय अब कितनी हो गई है? तो ये फोर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी हर पाथ के लिए, लेकिन एक पूरे पाथ के लिए हम उसको कांस्टेंट ले सकते हैं। तो इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फोर्स की वैल्यू है, लेट्स से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फोर्स की वैल्यू है वो 5 हो गई है। और अगले ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फर्दर वो डिक्रीज़ होकर 2 के बराबर चलेगी। फिर यहाँ से एकदम बढ़ी है, देखें तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू है अचानक 20 हो गई, ठीक है। तो मतलब हर पाथ के लिए अब फोर्स अलग अलग होगी। अब आप देखें इस फर्स्ट पाथ का वर्क निकालेंगे तो फार्मूला मैं लिख देता हूँ पहले। तो अब फिर अगर आप वर्क निकालेंगे तो वो टोटल वर्क निकलेगा। तो टोटल वर्क किसके बराबर आएगा? फॉर द वेरिएबल फोर्स, ये देखें वो बराबर आएगा W1, यानी ये जो फर्स्ट पाथ था यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फर्स्ट पाथ था। फिर सेकंड वर्क इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसको W2 बोल दिया, ये W2 आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक W3 आ गया। इसी तरह से करते करते आपने तमाम पाथ के वर्क्स जो हैं वो कैलकुलेट कर दिए और आखिरी पाथ जो है फ़र्ज़ किया वो उसको n पाथ बोल दिया है, तो WN जो है वो लास्ट पाथ आ गया। तो तमाम वर्क को हमने ऐड कर दिया, तो ये आएगा टोटल वर्क। अब जब आप वर्क कैलकुलेट करेंगे तो ये एग्जैक्ट वही वैल्यू होगी जो रियल में थी।
लेकिन अगर आप टोटल वर्क का थोड़ा सा फार्मूला बना लें यहाँ पे तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। देखें टोटल वर्क बराबर आ जाएगा किसके, W1 बराबर होता है F1। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ कर दिया है डेल्टा D1 का, पहले मैं वर्ड यूज़ कर रहा था खाली डी, लेकिन अभी डेल्टा का मतलब है स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा का वर्ड जो है आमतौर पे स्मॉल चेंज के लिए यूज़ होता है। F1 इंटू डेल्टा D1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस F2 इंटू डेल्टा D2 कॉस ऑफ थीटा 2, W3 बराबर आ जाएगा F ऑफ 3 डेल्टा D3 इंटू कॉस ऑफ थीटा 3 प्लस कंटिन्यू एंड एट द एंड Fn इंटू डेल्टा Dn इंटू कॉस ऑफ थीटा n। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं टोटल वर्क की। तो बेटे ये लिखने का एक लेंथी मेथड है, हम एक शॉर्ट फॉर्म में अगर इस फार्मूले को लिखना चाहते हैं तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई होते हैं, तो बड़ा आसान है इसको लिखना स्टैटिस्टिकल वे में कि देखें F1 D1 cos थीटा 1 या मैथमेटिकल कह रहे हुए तो हम क्या कर सकते हैं कि F डेल्टा D cos थीटा इधर भी आ रहा है, F डेल्टा D cos थीटा यहाँ पे भी आ रहा है, F डेल्टा D cos थीटा यहाँ पे भी आ रहा है, F डेल्टा D cos थीटा यहाँ पे भी आ रहा है, यानी हर टर्म के अंदर F डेल्टा D cos थीटा मौजूद है। तो मैं उसको लिख देता हूँ F डेल्टा D cos थीटा, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो किस में आ रही है, तो F डेल्टा D cos थीटा तो हर टर्म के अंदर मौजूद है, जो चेंज हो रहा है वो ये नंबर हो रहा है 1 2 3 4 एंड n। तो जो चेंज हो रहा था वो नंबर हो रहा था, उसकी जगह पे ये i वेरिएबल लिख दें, यानी ये i जो है ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू बदल रही है 1 से लेकर n तक। तो ये मैं लिख देता हूँ कि i की वैल्यू बदल रही है 1 से लेकर n तक। लेकिन साथ तो बेटे जो हम साथ साथ देख रहे हैं कि जमा भी हो रही हैं ये टर्म्स, तो जमा के लिए हम सिग्मा का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये सिग्मा का वर्ड हमने समेशन के लिए डाल दिया है। तो ये यानी पूरा जो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ था एक डिटेल एक्सप्लेनेशन थी, उसको हमने जब मुख्तसर तौर पे एक मैथमेटिकल एक स्मार्ट वे में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि सिग्मा का मतलब है जमा करो इन टर्म्स को, ऐसी टर्म जिनकी वैल्यू 1 से लेकर n तक चेंज हो रही है, यानी i की वैल्यू आप पहले 1 लगाएं, फिर i की वैल्यू 2 लगाएं, फिर 3 लगाएं, तो ये डिफरेंट टर्म्स आएंगी, उनको ऐड करते जाएं और कहाँ तक ये काम करना है n तक। तो ये एक वे है लिखने का, लंबी जो लेंथी वैल्यूज़ हैं उनको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। सो टोटल वर्क जो है अब इस फार्मूले से लिखा जाएगा जहाँ पे फोर्स वेरिएबल होगी। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं इस फार्मूले का, तो जब फोर्स कांस्टेंट थी तो उसकी एक रेक्टेंगल बनी थी, हमने लास्ट अभी इसको वाइप आउट किया है। लेकिन अगर आप इन तमाम फोर्सेस के ग्राफ बनाएंगे तो ज़ाहिर है हर वर्क के लिए अलग जो है वो एक स्ट्रिप बन जाएगी, एक रेक्टेंगल बन जाएगी, क्योंकि जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट, तो बात यह है कि हर जहाँ पे भी फोर्स कांस्टेंट थी वहाँ पे हमारे पास क्या बना है, एक रेक्टेंगल बनी है। तो इसका मतलब इस वर्क के लिए और इस पाथ के लिए हमारे पास एक छोटी सी रेक्टेंगल बन जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने इस्तेमाल कर दी, तो इस तरह की एक रेक्टेंगल बनेगी। फिर नेक्स्ट रेक्टेंगल लेट्स से कि ये बन गई नेक्स्ट पाथ के लिए, यानी जितने भी वर्क्स होंगे हर वर्क के कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगी, रेक्टेंगुलर शेप में ग्राफ बनेगा। एक रेक्टेंगल लेट से ये बन गई, एक ये बन गई, एक फिर ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, फिर नेक्स्ट ये बन गई। तो ये देखिए तमाम रेक्टेंगल्स जो हैं हमारे पास आ गई। अब अगर आप इसका टोटल एरिया निकालते हैं तो इन तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया को जमा करना होगा। ये एक मुश्किल काम है, लिहाजा हम क्या करते हैं कि इनके जो इनिशियल पॉइंट हैं रेक्टेंगल्स के उनको आपस में मिला के एक ही कर्व बना देते हैं, क्योंकि इस तरह तो हर एक रेक्टेंगल पता नहीं कितनी रेक्टेंगल्स बन जाएंगी। तो ये एक ही कर्व बनाएं इस तरह से, ये देखें ये एक ही कर्व बना दिया। लेकिन इस कर्व के अंदर ये जो एक ग्राफ बनेगा हमारे पास एक कर्व की फॉर्म में आ जाएगा, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि आपने ये देखें यहाँ पे इतना एरिया एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया है, ये तो किसी भी रेक्टेंगल का पार्ट नहीं था। ये देखें ना, ये जो इतना एरिया है ये आपने एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया, ये तो किसी भी रेक्टेंगल का पार्ट नहीं था। तो इसका अंदर जब आप इस तरह से इसका वर्क कैलकुलेट करेंगे सिंगल कर्व की हेल्प से, उसके निचले हिस्से का एरिया निकालेंगे जो कि वर्क डन के बराबर होगा, तो वो गलत होगा, उसमें थोड़ी सी एरर का ज़्यादा होगा चांस। इतना भी गलत नहीं होगा, लेकिन मतलब उसके अंदर जो एरर की परसेंटेज है वो ज़्यादा होगी। वजह क्या है कि इतना एरिया जो है वो आपने एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया है,
जो कि किसी भी रेक्टेंगल का पार्ट नहीं था, या किसी जगह पे आपने छोड़ ही दिया है। ये देखिए इतना एरिया जो है आपने इसको लेफ़्ट आउट कर दिया है, तो किसी जगह पे एरिया जो है लेफ़्ट आउट हो गया है, किसी जगह पे एरिया जो है इंक्लूड हो गया है, तो बहरहाल परसेंटेज ऑफ एरर जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसको कम करने का तरीका ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू थी, क्योंकि इस साइड पे आपने डिस्प्लेसमेंट, ये हर जो रेक्टेंगल है उसका एक अपना डिस्प्लेसमेंट है, और इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट था, वाई एक्सिस के लॉन्ग थी वो फोर्स थी। तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को बहुत स्मॉल कर दूं, यानी मैंने इसके सेगमेंट बनाए थे, आपको ये वेरिएशन नज़र आ रही है, इस सेगमेंट को फर्दर अगर आप डिवाइड करते हैं, फर्दर छोटा करते हैं, स्मॉल कर देते हैं, कितना कि आलमोस्ट जो है वो डेल्टा डी जो है तकरीबन वो ज़ीरो के बराबर चला जाए। तो मैंने बोला है कि इसका सोल्यूशन जो है वो ये है कि आप एक अनदर ग्राफ बनाएं, उसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो कट डाउन करके और स्मॉल कर दें, तो रेक्टेंगल का साइज़ और छोटा हो जाएगा। ये देखें इतनी रेक्टेंगल्स बनेगी छोटी छोटी, ये स्मॉल सी रेक्टेंगल बनेगी, ये बन जाएगी, ये बन जाएगी। वजह क्या है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने रिड्यूस कर दी, डेल्टा डी की वैल्यू और छोटी हो गई, तो जिसकी वजह से जो एरिया, जो विथ ऑफ द रेक्टेंगल थी वो कम हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटिंग द विथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की विथ जो है वो कम होती गई, इतनी कम हो गई है, देखें बहुत कम हो गई। ये रेक्टेंगल्स बहुत ज़्यादा थिन है, इनकी जो थिकनेस है या जो विथ है वो बहुत कम है। अब आप इनके इनिशियल पॉइंट्स को मिलाएं आपस में, ये जो इनिशियल पॉइंट्स हैं, तो इनके इनिशियल पॉइंट्स को मिलाने से देखें जो वेरिएशन आ रही थी, जो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहे थे एरियाज़, उनकी वैल्यू जो है वो ना होने के बराबर है। अब ये जो कर्व आएगा एक परफेक्ट कर्व होगा, इसके बॉटम का एरिया मिसाल के तौर पे ये, यानी सारे आप ख़त्म कर दें तो इसकी जगह पे ये कर्व बना दें, ये देखें ये एक कर्व बन गया। अब इस कर्व के निचले हिस्से का एरिया निकालें तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वेरिएबल फोर्स की। तो ये एक हमारा टास्क था, हमारा एक वे था कैलकुलेट करने का, किस चीज़ को, जहाँ पे वो फोर्स वेरिएबल होती है तो वहाँ पे जो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व की फॉर्म में बनता है। तो उस कर्व के निचले हिस्से का हम एरिया निकालते हैं तो वो हमारे पास टोटल वर्क के बराबर आता है। तो फार्मूला हमारा वही रहा है, सिर्फ हमने थोड़ी सी तब्दीली फर्दर इसमें ये की है कि हमने बोला कि इस फार्मूले के अंदर आप क्या करें, इस फार्मूले में लिमिट लगा दें कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है उसको और स्मॉल कर दिया गया है। बाकी फार्मूला वही है, सिग्मा फ्राम आई इक्वल टू 1 to n था, एफ आई डेल्टा डी आई इंटू कॉस ऑफ थीटा आई, यही फार्मूला था। तो ये हमारे पास एक फ़ाइनल फार्मूला आ गया है वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स का। बाकी चीज़ें बेशक आप भूल जाएं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस फार्मूले को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा MCQs में कि विच फार्मूला इज़ करेक्ट वन फॉर द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, तो ये ऑप्शन भी ठीक होगी, लेकिन ये ज़्यादा ठीक होगी क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। तो जब डिस्प्लेसमेंट अप्रोच करता है ज़ीरो को तो उस वक्त हमारा जो आंसर है वो ज़्यादा सही आता है। तो ये एक आर्टिकल था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का, मैंने इसको अपने अंदाज से आपको सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह समझ आएगी, नहीं आती तो एक बार फिर इसको लेक्चर को गौर से देखिएगा। हम इंशाल्लाह कल फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का उसको अटेम्प्ट करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।